बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी इलेक्शन समिट के दौरान ये खास पेशकश दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से हम लेकर आए हैं आपके लिए। मेरे साथ यहां संबित पात्रा हैं, बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता अली अनवर हैं, एनसीपी के नेता नवाब मलिक मुंबई से हमारे साथ हैं और मुंबई से हमारे साथ सुरेश प्रभु भी हैं, शिवसेना के नेता, और दिल्ली के बहुत सारे लोग इस वक्त यहां हमारे साथ जुटे हुए हैं। इस आखिरी रात जो इंतजार की रात है, इस रात हम ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो क्या कांग्रेस की हार मानी जाएगी या राहुल की, और अगर वाकई एग्जिट पोल सही साबित हुए तो क्या वो नरेंद्र मोदी की जीत होगी या फिर बीजेपी की जीत होगी। नवाब मलिक साहब, आप अपनी बात रखना चाहते थे, संबित पात्रा ने सवाल उठाया आपके नेतृत्व को लेकर उस वक्त। नहीं, अभी आपने जो चर्चा कर रहे थे हमारे साथी प्रभु साहब, उन्होंने कहा कि मैं नवाब मलिक साहब की बात से सहमत हूं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हारने वाले हैं। हमने 10 साल के जो कार्यकाल में जो सरकार ने काम किया है उसका लेखा जोखा भी गिना जाएगा, ये कहा था। और आप अभी जब ब्रेक ले रहे थे उससे पहले आपने कहा कि गांधी परिवार की राजनीति का अंत हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बार बार बोलती रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। पहले एक समझ लें कि लोकतांत्रिक प्रणाली में हार जीत सत्ता से बेदखल लोगों को करता है, लेकिन राजनीतिक दलों का विसर्जित होने का कोई कार्यक्रम चुनाव नहीं होते। दल जो है विचारों से चलते हैं। सदन में संख्या बल हो तो अपने विचार को सरकार के माध्यम से लागू करते हैं, संख्या बल कम हो तो विरोध करके सरकार को अपने कार्यक्रम को लागू करने के लिए बाध्य करते हैं। और जैसे अली अनवर जी ने कहा कि संख्या बिल्कुल ही ना हो तो सड़कों पे सरकार को बाध्य करने के लिए, आंदोलन करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में रोका नहीं जा सकता। के नेतृत्व में नहीं जाना चाहिए था। क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर इस वक्त एक खींचतान मची है? नहीं, देख लीजिए, ऐसा है रोहित जी, कांग्रेस के भीतर क्या है, पॉलिटिकल गॉसिप बहुत सारी चलती है। विचार मंथन होगा, कांग्रेस अपनी हार या जीत का जो भी होगा निष्कर्ष जनता के सामने रखेगी, आपके माध्यम से रखेगी। कम से कम शाम के 2-3 बजे तक जब क्लियर हो जाएगा पिक्चर, तब तक के लिए तो हमें लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों को सब्र करना चाहिए। और चीजें होगी, हार होगी तो वो कैसे हारे वो भी बोलेंगे, जीत होगी तो कैसे जीते वो भी लोग कहेंगे। हमें लगता है कि बहुत अर्ली है, कांग्रेस अपनी चीजों को रखेगी, लोगों के बीच में मंथन होगा। कांग्रेस के भीतर क्या है, हमारे भीतर क्या है, ये बोलना उचित नहीं है। उसके बाद भी हम उसको खबर मानते हैं, तो जिसको आप पॉलिटिकल गॉसिप समझते हैं हम उसको भी खबर ही मानेंगे अगर वो कांग्रेस में इस तरीके की चर्चा हो रही है। आप एक कमेंट दीजिए, मैं तब तक लोगों के बीच पहुंचता हूं। अभी नवाब साहब कह रहे थे कि डेमोक्रेसी में किसी पार्टी का अंत नहीं होता, विसर्जन नहीं होता, इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत कुछ ठीक नहीं है। मैं नवाब साहब को याद दिला दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने कैटेगोरिकली कहा था कांग्रेस मतलब करप्शन, इसलिए करप्शन मुक्त भारत का निर्माण होना चाहिए। और मैं यहां यह भी याद दिला दूं कि खुद कांग्रेस के घर के लोगों ने किताब लिखा है, संजय बारू जी ने लिखा है, परख जी ने लिखा है कि किस प्रकार से गांधी परिवार ने मनमोहन सिंह जी को एक एक्सीडेंटल पीएम की तरह रखा और वास्तविक रूप में अगर स्टैंप किसी ने लगाया, हस्ताक्षर किसी ने किए, तो गांधी परिवार से आदरणीय सोनिया गांधी जी ने किया है। इसलिए जो करप्शन का ध्रुव है वो ध्रुव कांग्रेस में गांधी परिवार है। इसलिए कांग्रेस का अंत का अर्थ है किसी प्रकार से गांधी परिवार जो कि डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है उसका अस्त होना बहुत अनिवार्य है। चलिए, इससे अब क्योंकि हम जनता के बीच में, जनता का सवाल रह जाए तो उससे खराब बात हो नहीं सकती। लोग सब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोगों से सवाल पूछने का। नवाब मलिक से भी पूछना चाहते हैं, आप लोगों से पूछिए, आप किससे सवाल पूछना? सर, मैं बनारस से आया हूं जहां से मोदी जी को इतना समर्थन दिया गया है। मैं ये जानना चाहता हूं इस बात की क्या गारंटी है कि मिड टर्म पोल नहीं होगा, क्योंकि अभी तक का एक्सपीरियंस यही रहा है कि कांग्रेस के अलावा कोई भी सरकार आई है तो मिड टर्म पोल हुआ है। प्लीज, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, मैं 2 लाइन में इसका जवाब दूं। आप देखिए, मिड टर्म पोल एक बहुत घातक शब्द है अपने आप में डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी में एक अच्छा शब्द होता है कि स्टेबल गवर्नमेंट आए, मगर आप देखिए बहुत ध्यान से डिसेक्ट करेंगे तो 2 पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुस्तान में अभी ऐसी हैं जो चाहती हैं कि मिड टर्म पोल हो। कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि उसको कुछ बफर समय मिले और मिड टर्म पोल हो, और हमें लगता है कहीं ना कहीं बी टीम के रूप में जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आई है उसको इस्तेमाल किया गया है
गांधी परिवार द्वारा कि एक मिड टर्म पोल कराया जाए, मगर स्टेबल गवर्नमेंट होगा, मिड टर्म पोल नहीं होने वाला। सीधा सा सवाल है, अक्सर आपकी पार्टी की बातों से ऐसा क्यों लगता है कि जब आप बहुमत की तरफ बढ़ते हो तो आप ऐसी बात करते हैं कि इस देश में 2 पार्टी सिस्टम हो जाए, और जब आपको बहुमत के आसार ना दिखते हो तो आप सबको अपने गले लगा लेना चाहते हैं? देखिए रोहित जी, सबसे जो पायस शब्द होता है, सबसे पवित्र शब्द होता है डेमोक्रेसी में, वो होता है स्टेबिलिटी। किस प्रकार से डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में एक स्थायी सरकार बने, और वो स्थायी सरकार पॉलिसी पैरालिसिस नहीं बल्कि पॉलिसी प्रोग्रेसिव रूप में दे सके लोगों को। इसलिए किसी भी रूप में कवायद ये होनी चाहिए आसान भाषा में, मैं इसको आसान भाषा में पूछ लेता हूं, आप बहुत लंबी बात कर रहे हैं। जेडीयू के नेता बैठे हमारे साथ, अली अनवर साहब, क्या इसको मौका परस्ती की राजनीति नहीं कहेंगे? किस चीज को? जो ये करते हैं, अपना बहुमत दिखता हो तो चाहिए देश में 2 पार्टी सिस्टम, अपने पास अगर फ्रैक्चर्ड दिखता हो मैंडेट तो फिर सारी छोटी पार्टियों को गले लगाने को तैयार। नहीं, सबसे बुनियादी बात यह है रोहित जी कि ये 2 पार्टी सिस्टम जो कंसेप्ट है वो हिंदुस्तान में नहीं लागू होगा। ये बहुभाषी, बहुजातीय, बहुधार्मिक देश है और क्षेत्रीय विसंगतियां और असमानताएं बहुत है। ये अमेरिकन पैटर्न के लोग, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ये बात कांग्रेस भी चाहती है और ये बात बीजेपी भी चाहती है। वो कतई होने वाला नहीं है, इनका दीवा स्वप्न है। अमेरिका में जो 2 पार्टी सिस्टम है, ये दोनों चाहते हैं। ये चाहते हैं कि 5-10 साल हम देश को लूटें और 5-10 साल अगला देश को लूटे, और एक नूरा किस्ती दोनों के बीच चलती रहती है। एक सवाल यहाँ से जनता को मेरा सवाल जेडीयू से है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार अपने डेवलपमेंट के लिए काम करने को छोड़ बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए कब स्टार्ट करेंगे? नीतीश कुमार अपना डेवलपमेंट छोड़ के बिहार का डेवलपमेंट कब करेंगे, वो पूछ रहे हैं। आप बिहार के हैं? आप बिहार से आए? हाँ जी। ये बिहार से आए हैं, सीधे चले आ रहे हैं, बताइए इनको। देखिए, हम समझते हैं कि ये बिल्कुल ही असंगत ये सवाल है। नीतीश कुमार का कोई साला बहनोई और कोई परिवार नहीं है, और नीतीश कुमार ने जो 8 साल के अंदर में विकास किया है उसको हमारे विरोधी भी कबूल करते हैं, और जो कोई भी भ्रष्टाचार का नहीं आरोप लगा, और जितना लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के और जितना सड़कों का विकास से लेकर के आज बिहार में 18 घंटा से 22 घंटा बिजली, यही बात नरेंद्र मोदी कहते हैं तो आप उनके एफिडेविट खंगालने बैठ जाते हैं। तो अगर वो करप्ट नहीं है तो उनके बेटे के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपया कहां से आ जाता है? वो कोई बिजनेस करते हैं और ना ही कोई जॉब करते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं इन पर? हाँ जी, ये सीधा आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल इस चीज पर ना जाते हुए, क्योंकि जो कहीं औपचारिक तौर पर, दस्तावेजी तौर पर सामने नहीं है, आप एक सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल बीजेपी के वक्ता से है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 98 में बीजेपी का अहम मुद्दा था अयोध्या मंदिर, राम मंदिर। वो ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ही पीछे छूट चुका है। इसका से आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इस बार नरेंद्र मोदी जी ने 7 अप्रैल को जब हमने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, आपने सुना होगा उन्होंने मंच से कहा कि हम यह चुनाव जो लड़ रहे हैं केवल 2 शब्दों के आधार पर लड़ रहे हैं, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, मैनिफेस्टो में लिखा है कि जो भी संविधान के अंतर्गत संभव होगा वो हम करेंगे। अभी विषय कोर्ट में भी है, इसलिए कोर्ट को भी सम्मान देते हुए जो भी निर्णय रहेगा और संविधान के अंतर्गत अगर जीत होती है तो वो सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी, पूरी टीम की होगी या मोदी की होगी? स्वाभाविक रूप से कलेक्टिव लीडरशिप है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और मोदी उसके प्रणेता हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये सबका श्रेय जाता है इसको। मेरे पास लगातार कान में आवाज आ रही है, मुंबई से आवाज आ रही है। देखिए, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मुझसे रोहित जी बोलने के लिए कह रहे हैं आप? नवाब मलिक साहब बोलिए। नहीं, देखिए, अभी हमारे बात्रा साहब ने 2 चीजों की अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब करप्शन। तो हम बत्रा साहब से पूछना चाहते हैं कि येडुरप्पा साहब ने कौन से गंगा में डुबकी लगा के करप्शन से पूरी तरह से उनको पवित्र आपने कर दिया? मोदी साहब के मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं आनंदीबेन पटेल, उन पे करप्शन के चार्जेस हैं। वो पुरुषोत्तम सोलंकी जी पे करप्शन के चार्जेस हैं। आपके जो एक मंत्री हैं बाबू बकारिया, उन पे करप्शन के चार्जेस हैं। संघानिया पे 4 मंत्री हैं जो कोर्ट से दंडित हैं, जिनको सजा सुनाई गई और वो अपील करके मंत्रिमंडल में शामिल है। यही करप्शन मुक्त भारत है।
बहुत अच्छी बात है, इस तरह का आप भारत बनाना चाहते हैं। अभी आपने एक बात कहा कि राम मंदिर को लेके अगर आज कानून के दायरे में मंदिर बनाने की बात आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपने 90 में जो वहां पे कार सेवकों को ले जाके गोलियां चलवाई थी, तो क्या वो आपकी गलती थी? क्या 92 में आपने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, देश भर में दंगे हुए, हजारों लोग मरे, लाखों करोड़ की संपत्ति जली, तो क्या संघ परिवार या बीजेपी के लोगों ने गलत किया था ये स्वीकारते हैं? तो उसके लिए क्या आप देश से माफी मांगेंगे? एक सीधा सा सवाल है। अगर उस वक्त अगर कानून की बात करते तो इतना उत्पात नहीं मचता, इतने लोगों की जानें नहीं जाती, जवाब दीजिए, उसके बाद लाखों करोड़ की संपत्ति नष्ट नहीं होती। मुझे लगता है कि 12 साल के बाद विश्वास नहीं करते, 22 साल के बाद जुडिशियल सिस्टम ने पूरे प्रक्रिया में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी और संघ का नाम नहीं लिया है, और नवाब मलिक साहब दोनों का नाम ले रहे हैं, तो मुझे लगता है उन्हें थोड़ा जुडिशियल प्रोसेस का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है जो अभी कह रहे थे कि करप्शन कांग्रेस नहीं है, और येदुरप्पा जी को किस गंगा में उन्होंने डुबकी लगाया, तो मैं याद दिला दूं कि हाईकोर्ट ने, कर्नाटक के हाईकोर्ट ने येदुरप्पा जी के मामले में पेज नंबर 54 में अभी जाके पढ़ें, ये हर जगह प्रचलित है, वहां पर लिखा हुआ है कि येदुरप्पा वाज नॉट अलाउड हिज डिफेंस एंड इज दिस नॉट इनजस्टिस? क्या ये जस्टिस नहीं है कि आपने उन्हें सुना नहीं? वो उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं थे जब ये आवंटन हुआ, इसलिए हाईकोर्ट ने उन्हें बरी किया है, क्लीन चिट दिया है। तो मैं नवाब मलिक जी की क्यों सुनूं, मैं कोर्ट की क्यों नहीं सुनूं? और जिस बाबूलाल बुखाड़िया जी के लिए बोल रहे हैं, आप बताइए लोकायुक्त के बाद भी क्या गुजरात में हाईकोर्ट ने स्टे नहीं कर दिया उनके? मतलब आम आदमी पार्टी के बाद दूसरी बीजेपी है जिसमें कोई आ जाए तो वो पाक साफ हो जाता है? नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही जाके पाक साफ होते हैं। सवाल आ रहा आपके लिए, पूछे। सर, मेरा नाम मनीष है और मैं उत्तर प्रदेश के खुर्जा से बिलोंग करता हूं, बुलंदशहर से। मेरा सवाल बहुत साधारण है कि हम लोगों ने, एक कॉमन आदमी ने आज एक आंखों में सपना है बीजेपी को लेकर कि कल को सरकार आने वाली है, तो वो लोग जानना चाहते हैं, जैसे आपका एजेंडा है जो आप लोग कह रहे हैं अपने कैंपेन के माध्यम से कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ऐसा आपका शॉर्ट टर्म में एक ऐसी कौन सी रणनीति है आपकी कि आप लोगों को कैसे, एक कॉमन आदमी को कैसे, अभी जो आप लोग बात कर रहे हैं बहुत टेक्निकल है, एक कॉमन आदमी की पहुंच से बाहर की बातें हैं, तो आप कैसे, वो आपकी कौन सी रणनीति है जिससे आप लोगों को सीधा फायदा पहुंचाने वाले हैं? बता दीजिए, महंगाई कितने दिन में कम होगी? पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे कि नहीं होंगे? सिलेंडर 1200 रुपए का ही लेना पड़ेगा, 1100 रुपए का, या फिर आप वापस कहीं लोगों की जेब पर थोड़ी सी राहत देने की कोशिश करेंगे? देखिए, मोटा मोटी 3-4 शब्दों में अगर मैं रखूं तो अगर आम आदमी इस 10 वर्षों में बहुत परेशान रहा तो वो इन्फ्लेशन से रहा। इन्फ्लेशन क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में नहीं आया और इकोनॉमी डगमगाई। क्यों नहीं आया फॉरेन इन्वेस्टमेंट? क्योंकि हिंदुस्तान के व्यवस्था में इतना लचरपन रहा, पॉलिसी पैरालिसिस रही। कांग्रेस ने कहा था 100 दिन में महंगाई दूर कर देंगे, वो नहीं कर पाए। आप तो बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, आप देखिए, अगर आप पढ़ाइए ना, रोहित मत पढ़ाइए, रोहित मुझे आप सीधे बता दीजिए। रोहित, मुझे आप 2 लाइन अगर नहीं बोलने देंगे तो मैं इतने बड़े प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। बताइए। आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वर्सेस अ डिटरमाइंड प्राइम मिनिस्टर। आज क्यों पॉलिसी पैरालिसिस है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जान नहीं पा रहे हैं कि मुझे करना क्यों है, क्योंकि कहीं से और रिमोट कंट्रोल दब रहा है। नरेंद्र मोदी इज अ डिटरमाइंड प्राइम मिनिस्टर, निर्णायक भूमिका में हमेशा रहते हैं, जो काम वो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप देखिएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, इकोनॉमी सुधरेगी, रोजगार बढ़ेगा, इन्फ्लेशन घटेगा। कोई समय सीमा दे सकते हैं आप लोगों को महंगाई को लेकर? नहीं नहीं, देखिए, ये चीजों में ना बहुत रेटोरिक होगा और मुझे लगता है बहुत बचपना होगा अगर मैं कहूंगा 4 दिनों में ऐसा हो जाएगा। एक कमेंट सुरेश प्रभु से, मुंबई से ले लें हम, बहुत देर से आप सुन रहे हैं। सुरेश प्रभु, एक कमेंट आपका, इससे पहले हम खत्म करें चर्चा को। देखिए, एक तो वो आम आदमी है बहुत परेशान है इन्फ्लेशन की वजह से और करप्शन की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से, और जो पूरी तरह से आज जो हमारी बुद्धि हो रही थी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से रुक गई है। तो मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि जिस तरह से गुजरात राज्य ने हमारी देश की तरक्की जिस रेट से हो रही थी उससे ज़्यादा उभर आकर जो ग्रोथ रेट किया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ बन गया। यदि यही बात हम पूरे देश में करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है सबसे पहले लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार निर्माण करने की हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और ये मैं मानता हूं मोदी सरकार जरूर करेगी। दूसरी बात, कीमत कम करने के लिए, कीमत बढ़ने की वजह क्या है?
एक तो आपने किसी ने पूछा कि ऑयल और जो हमारी पेट्रोल है उसके दाम कम हो गए कि नहीं। हम आयात कर रहे हैं। हमारी देश की पूरी अर्थव्यवस्था आज औरों की अर्थव्यवस्था ठीक तरह से कैसे चले इसके ऊपर काम करें। हम सभी चीज, हमारा देश आज सबसे विश्व में सबसे ज्यादा आर्म्स और एम्यूनिशन को आयात करता है। हमारी डिफेंस प्रिपेयरनेस क्या है कि हम आयात करके हमारी डिफेंस को रखेंगे। हमारी ऑयल, गैस और कोल वो भी हम आयात करें, कोयला भी आयात करें, तेल भी आयात करें, वायु भी आयात करें। तो इस तरह से हमारी देश की अर्थव्यवस्था कैसे चल सकती है? तो उसको सही मायने में पूरे चलिए, बहुत देर नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर 10 घंटे बचे हैं, जिसके बाद ये साफ हो जाएगी तस्वीर कि आखिर कल से राजनीति का मौसम बदलेगा या नहीं बदलेगा। समय हम पहले ही ओवर कर चुके हैं, लेकिन चलते चलते एक चीज मैं सब लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को आप में से लगता है कि वाकई कल से अच्छे दिन आने वाले हैं? अपना हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों को लगता है कि वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं मोदी की सरकार आई तो? कितने लोगों को लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो अच्छे दिन आने वाले हैं? सर, समय समाप्त हो चुका है। समय समाप्त हो चुका है हमारा। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से हम आपके लिए लेकर आए थे। अली अनवर साहब, आखिरी कमेंट आप कहना चाहते हैं? अंबानी साहब के लिए, अडानी साहब के लिए अच्छे दिन आ गए। आज अखबार में है करोड़ों रुपया का मुनाफा। आप मान रहे हैं, आप मान रहे हैं कि सरकार इन्हीं की बन रही है? आप मान रहे हैं कि सरकार बीजेपी की आ रही है? उसी उम्मीद में इन्वेस्ट किया है जिन लोगों ने, इन लोगों के लिए, जिन लोगों ने बीजेपी के लिए इन्वेस्ट किया है उनके लिए अच्छे दिन आ गए। आज ही करोड़ों रुपए का उनको फायदा हो गया। हमारे ना फिटिकरी माल चौक है, एको पैसा नहीं लगाया और हजारों करोड़ रुपया का मुनाफा। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय देखिए, कल ये खुलासा होगा। कांग्रेस का राज्यसभा में 69 सीट्स है। कहीं ऐसा ना हो जाए इतिहास में पहली बार की लोकसभा में उनकी सीट राज्यसभा से कम रह जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश प्रभु और नवाब मलिक साहब, आपका भी। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से आप ये देख रहे थे जी इलेक्शन समिट। कल सुबह 6 बजे से लगातार जी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज शुरू होगी। सबसे तेज नतीजे जी न्यूज आपको कल सुबह से दिखाएगा। तो बने रहेगा हमारे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद भी। फिलहाल के लिए नमस्कार।